इंसुलिन किसे कहते हैं, साथी शेयर करेंगे। इंसुलिन हार्मोन है जो बॉडी में पैदा होता है, हार्मोन है बॉडी में पैदा होता है जी, बिल्कुल पेनक्रियास पैदा करते हैं, वेरी गुड, एंटी डायबिटीज है, एंटी बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है। आप नज़र आ रहे बड़े फिल्मी किस्म के लोग बैठे हैं, तो इसी को मैं सारा कंबाइन कर देता हूँ। ये हार्मोन है, पेनक्रियास पैदा होता है, लेकिन इसमें ये हर वक्त पैदा नहीं होता, ये अल्लाह ताला ने कोई निज़ाम ऐसा रखा हुआ है। हम कोई चीज़ खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है वो बॉडी में जाके शुगर बनता है, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है, हर सेल के अंदर से जाना है और उसमें से एनर्जी प्रोवाइड करनी है। मतलब ऐसे हाथ हिला रहा हूँ तो इसमें एनर्जी कंज्यूम हुई है सारी, हर सेल से काम किया है। तो सेल्स के अंदर ये ग्लूकोज खुद नहीं जा सकता, ये तो अल्लाह ताला का निज़ाम की बुनियाद की वजह है, जब तक कि वहाँ पे इंसुलिन का हार्मोन नहीं आता। इंसुलिन वहाँ पर आएगी तो फिर ये ग्लूकोज अंदर जाएगा। तो बेसिकली जब हम कुछ खाते हैं, शुगर लेवल बढ़ता है, तो उससे ब्रेन सिग्नल भेजता है पेनक्रियास को, पेनक्रियास जैसे लंदबा कहा जाता है कि तुम ये भेजो, इंसुलिन भेजो, तो वो फिर इंसुलिन भेजता है, इंसुलिन आती है तो फिर सेल्स के अंदर इस ग्लूकोज जाने को बंद हो जाता है। ये हैरान कर सकते हैं। तो लेकिन इसको हम थोड़ा समझ लें, ये इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा पूरा लेक्चर जो है इसकी बेस ये बनता है, ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें, या किसी का भी कोई सवाल हो तो साथ साथ आप वो सवाल पूछते रहें, किसी क्वेश्चन मार्क के साथ आगे नहीं बढ़ता। यार इंसुलिन का जगह मजीद उर्दू में वजाहत करते हैं, जो इनको नहीं पता तो पता चलती है। बस ये इंसुलिन की बार बार को बोल के बता रही होती है कि ये प्रॉब्लम तो आ रहे, तुम्हें अटेंड करो, लेकिन हम लोग नहीं अटेंड करते। और ये ज़रूरी नहीं कि सारे सिम्टम्स आए, कुछ हर बॉडी मेकअप अपना है। कोई आदमी है इस एरिया में ज़्यादा वो बॉडी में जाएगी, कुछ है वो इस एरिया में ज़्यादा आएगी, लेकिन बाहर बॉडी कभी भी अचानक बीमारी नहीं लाती है, ये चीज़ें बता रही होती है। यहाँ हम क्या गलती करते हैं, दो तरह के पैटर्न बनते हैं, या तो हम इसको इग्नोर कर रहे होते हैं, छोड़े ये बाकी भी इतने काम कर रहे हैं, देखेंगे कोई बात नहीं, ये हो रहा है मसला तो देखी जाएगी, तो इग्नोर कर रहे होते हैं। या फिर ये होता है कि इसमें से हर चीज़ के लिए अलग अलग डॉक्टर के पास भाग होते हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम हो गया तो सेक्रेटरी के पास चला गया, और कोई प्रॉब्लम हो, ये प्रॉब्लम हो गया तो गायनी के पास दौड़ते चले गए, तो और इस तरह प्रॉब्लम तो उस डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अलग अलग तो अंडरलाइन कॉज है, जो बेसिक रूट है उसको नहीं अटेंड किया जाता। तो बहरहाल ये साइन एंड सिम्टम्स है इसके लिए। इसी तरह एक और तरीका इसका पता करने का एक आम टोटका सा है, वो ये कि आप सीधे खड़े हो जाए ऐसे करके, और सिर्फ नेक बेंड करनी है, पूरी बॉडी ऐसे बेंड नहीं करनी, नेक बेंड करके देखिए, अगर आप अपने टोज देख सकते हैं आराम से, इट मीन यू आर सेफ, कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं आता, कि यहाँ पे बल्ज नहीं है तो आपका व्यू ब्लॉक नहीं होता। तो अगर ये नहीं देख पाते तो इसका मतलब है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम आ गया है। यहाँ तो कोई जनरल सी बातें थी, लेकिन अगर डॉक्टर ने इलाज करना है या मरीज को भी अपना चेक, उसके लिए एक टेस्ट है, होमो IR कहलाता है, ये बॉडी के अंदर छुपी शुगर है उसको भी चेक करता है और सारे के लेवल भी चेक करता है। इसका ये फार्मूला है, अल्टीमेटली इसकी वैल्यू जो है वो 1 या 1 से नीचे रहनी चाहिए। अगर ये वैल्यू ज़्यादा आती है टेस्ट के बाद, टेस्ट के बाद आप इलाज करवाएँ, उसके बाद फिर उसे नीचे लेकर आना, ये आपको टारगेट है। पर यहाँ तक हमारी गुफ्तगू हुई है। ये बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है, तिब्बे नबी की टर्म ही मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है, कभी भी इस चीज़ के लिए आए वो इस तादाद में है कि इसको फॉर्मूले नहीं दिए, एनेटमी इस तरह होगी, फिजियोलॉजी इस तरह होगी, और कहीं बाई चांस जिक्र आ गया है, शहर का जिक्र आ गया, उसका इसके सिफा है, लेकिन मेन पर्पज़ कुरान का भी हदीस का नहीं है। तो लेकिन उन्होंने खुद फरमाया है, जब सहाबा ने इसी तरह का पैटर्न बना के, रेन बना के, उन्होंने मशवरे में अमल कर लिया कि जनाब अच्छा जी फसल फसल से वैसे करनी है, तो बाद में आपने खुद सख्ती से मना किया। यानी ये बातें तो मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, तो ये तुम लोग अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो, तो उस हिसाब से कर रहे हैं। इसमें चंद एक छोटे छोटे इशारे फिर मौजूद हैं, लेकिन बाई चांस इस दौर में जैसे हुआ है उसे तिब्बे नबी के अलग टर्म बना के उसे बुक्स लिखी गई हैं और उसे चला गया, तो उस तरह न करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुरान का जो असल में सादा हुआ है कि इंसान अपनी अक्ल इस्तेमाल करे, और अक्ल जब इस्तेमाल करे तो उसके बाद फिर एक्शन ले, और एक्शन को फिर अक्ल के साथ जोड़े, उसको फिर अल्लाह ताला से जोड़े कि अल्लाह ताला को चाहेंगे कि उसमें शिफा हो जाएगी मेरे समझ में। लेकिन पॉजिटिव बताया ये किया कि खुद रिसर्च बेस्ड सारी अप्रोच बना देते हैं। इसका हल क्या है? अब आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये तकरीबन 100 साल पुराना है। 1923 में
جو انسولین ہے وہ ڈسکور ہوئی تھی، اس کے بعد سے یہ سولوشن ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں، اس میں جو شوگر کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو میڈیسن دی جاتی ہے، میٹفارمن کہتے ہیں، یا پھر انسولین دی جاتی ہے۔ یہ کیا کرتی ہیں، یہ جاتی ہے بلڈ کے اندر اور پینکریاس کو لبلبے کو فورس کرتی ہے کہ بھئی ہمیں زیادہ انسولین کی ضرورت ہے، پہلے تم تھوڑی بنا رہے ہو اب زیادہ بنا، پہلے مثلا 200 یونٹ بنا رہا ہے، اسے یہ میڈیسن جا کے فورس کرے گی، اسے اسکویز کرے گی، نچوڑے گی، 200 یا 300 بنوا دے گی، تو 300 آ کے پھر آپ کی شوگر لو کر دے گی، تو 200 سے لو نہیں ہو رہی تھی وہ شوگر کو۔ اس طرح شوگر یہ اٹھا کے کیا کرتی ہے، یہ اٹھا کے اس کو چھپا دیتی ہے، سیلس کے اندر چھپا دیتی ہے، اور اس پہ لیکن اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسولین ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے اور سیلس اور لیور کے اندر ڈپازٹ ہوتا ہے۔ تو یہ میتھڈ جو ہے اس کے ایڈوانٹیج بھی ہے۔ ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ شوگر لیول بلڈ ویسل میں کم ہو جاتا ہے۔ اس میں ایسے ہے کہ جیسے اب کسی کو مثلا بلڈ ٹیسٹ کیا، اس نے خاصی بلڈ شوگر 100 سے نیچے ہونی چاہیے، یہ انٹرسٹنگ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں کہ اسی کے گرد سارا پھر ساری کنفیوژن پھر رہی ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہے۔ 150 شوگر تھی اس کی خاصی بلڈ شوگر، آپ نے اس کو انسولین دے دی یا پھر یہ گولیاں دے دی، وہ تھوڑی دیر بعد چیک کیا تو 100 آپ نے چلو شکر ہے یہ مینٹین کر لیا 100۔ لیکن یہ 50 یونٹ جو تھے، 150 سے 100 پہ، یہ 50 یونٹ کہاں گئے یہ نہیں بتایا جاتا ہے، پیشنٹ کو یہ نہیں بتاتے۔ اگر تو ان میڈیسن سے باڈی سے نکال دیا ہے، کوئی کیمیکل پروسیس کر کے ایکسپیل کر دیا ہے، سلیپ کر دیا ہے، تو پھر بھی ان کے یہ میڈیسن افیکٹ ہے۔ یہ میڈیسن کیا کرتی ہیں کہ ہم خون کی نالی سے بلڈ سیمپل لیا ہوتا ہے، یہ خون کی نالی سے شوگر کو اٹھاتی ہیں اور سیلس کے اندر چھپا دیتی ہیں۔ جب سیلس کے اندر چھپا دیا، یہ کام انہوں نے کر دیا، ہم دوبارہ بھی جاتے ہیں چیک کرنا بلڈ، پھر دوبارہ ہم خون کی نالی سے لیتے ہیں تو وہاں پہ بلڈ شوگر میں نیچے آئی ہوئی 100۔ وہ جو 50 یونٹ چھپائے ہوئے ہیں باڈی سیلس کے اندر، اس کو کوئی چیک نہیں کرتا، اور اس کو کوئی چیک نہیں کرتا، اس لیے باڈی میں موجود ہے شوگر ویسی کی ویسی، اس لیے اس کے نقصانات وہی ہوتے ہیں جو نارمل شوگر کو مینٹین نہ کریں، صرف فرق تھوڑا سا 2-4 سال کا فرق پڑ سکتا ہے۔ اس لیے جو مینٹین کر کے چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی وہی بیماریاں فیس کریں گے، جو بتا مینٹین کر کے نہیں چل رہا وہ ذرا تھوڑی جلدی مزاج کر لے گا، فیس کرے گا، ادر بات ہوتا ہے۔ جی اس میں سر ابھی آپ نے کہا ہے کہ شوگر کو انسولین اٹھا کے سیل میں لائے گی اور سیل انرجی کو یوز کرے، اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس سے 10 یونٹس اپنے اسٹور کر لیے، اس کے وہ فرسٹ کلاس فنکشن کر سکتا ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا، وہ 10 یونٹس کا رسپیکٹ دی نہیں، اس نے کہا نہیں بلڈ شوگر یاد رہ رہی ہے تو یہ 10 یونٹس اور میں اٹھا کے وہاں ڈمپ کر دیتی ہے۔ وہ 10 یونٹ کے ایکسٹرا ڈمپ کیے، وہ سیل کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی، وہ چوری چھپے اس نے ڈال دیے وہاں پہ۔ یہ ایکسٹرا شوگر جو ہے وہ پھر نقصان ہے۔ تو سیل ایکسیپٹ کر لے بھائی سیل نہیں ایکسیپٹ کرے گا اگر 1 یا 2 یونٹ آئیں گے نا ہارمون کے، انسولین کے 1 یا 2 کو تو وہ رجسٹ کر لے گا اپنے دروازے لگا، لیکن آج 100 گئے ہیں وہ کیسے توڑے گا، وہ تو توڑ دینا ہے دروازے۔ اس لیے زبردستی سیل کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے، اس لیے وہ سیٹ ہوتا جاتا ہے۔ ابھی سیل تو سیل نیور وانٹس دیٹ، سیل اپنے اظہار کر دیتا ہے ریزسٹنس کھڑی کر کے، یار مجھے نہ دو۔ یہ تو ہم لوگ ہیں کھانا کھاتے ہیں یا پھر ان دوائیوں سے وہ صرف خوش ہونے کے لیے جناب 150 میں 100 لے، ہم خود دوائیوں سے اس کو سیل کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، ایکسیڈنگ ڈوز لیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ ایم کلیئر، کم تو کرنی نہیں ہے، کم نہیں کرنی ہے، لیکن نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ نہیں وہ آپ کسی اور اینگل سے پوچھیں، آپ پوچھیں اگر انسولین زیادہ لگا دی اور پھر کم ہو گئی، ڈراپ ہو گئی، نہیں وہ تو کانسیپٹ وہ ٹریک ہی نہیں، ڈونٹ ایگری ود دیٹ، وہ طریقہ کار ہی غلط ہے۔ یا تو آپ اس کو زیادہ اندر ٹھوستے چلے جا رہے ہیں، یا کسی اوور ڈوز ہو گئی ہے تو 10-11 مریض سے لو، کم بھیج رہے ہیں، خوراک کم کرنی، اچھا زیادہ اس کا بھی سولوشن آئے گا، اس کا سولوشن آئے گا، یہ سیکنڈ سولوشن وہی ہے، اس پہ رائٹ ہو گیا ہے۔ یہ کوئی کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ ہو نہیں پاتا۔ گڈ آئیڈیا۔ بیٹے کہتے ہیں اردو آتا ہے، اور اسے شرط یہ لگاتے ہیں کہ نوٹ نکال لیا تم نے، نوٹ تمہارا ہو جائے گا۔
वो जो पुरानी सोच थी उसका मतलब नहीं किया वो यही सोच इससे कहा ये जोड़ और है लेकिन अब पाबंदियाँ की थोड़ी सी इससे बाहर नहीं जाना है इससे की शर्त लगा दी ठीक है ठीक है जी हो गया ये है जी सोल्यूशन ऐसा ऐसा पैदा हो जाती है इसके अंदर ये वाली रुकावट और ये किससे पैदा होती है जितनी जितनी आगे इधर से इंसुलिन ज़्यादा होकर इसके दीवारें तोड़ रही होती है उतनी ज़्यादा बनती है उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ती है इंसुलिन रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है इंसुलिन के ऊपर अगर एक तो होगी इंसुलिन तो रेजिस्टेंस नहीं होगी बिल्कुल नहीं होगी लेकिन जितनी इंसुलिन बढ़ती जाती है उतनी ये रुकावटें बढ़ती जाती हैं तो इंसुलिन का बढ़ना किस पे इंसार है जी सर उसका शुगर पे इंसार है तो शुगर ठीक है इसका मतलब ये रेजिस्टेंस में कम करनी है तो इधर इंसुलिन कम करें इंसुलिन कम करनी है तो इधर शुगर कम इस लॉजिक के ऊपर उन्होंने सोल्यूशन बनाया है कि आप जैसे कार्बोहाइड्रेट्स कम करेंगे तो शुगर कम होगी शुगर कम होगी तो इंसुलिन कम होगी ये पैटर्न है ये एडवांटेज इसका ये बनता है कि इसमें भी अगर आप जाके शुगर चेक करेंगे ब्लड के अंदर तो बाकी अंदर वो नीचे आएंगे तो पहला एडवांटेज तो वही है जो उधर से मिल रहा था आपको एडिशनल एडवांटेज इसमें यह कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी रिड्यूस होती है उसमें इंक्रीज हो रही थी इसमें रिड्यूस होती है इस मेथड में और अल्टीमेटली अगर इसको रिड्यूस करते हैं आप तो ये सफ़र जो है किसी भी स्टेज पर किसी स्टेज पर भी आप ये वापसी की तरफ चला जाता है ये लॉजिकली बिल्कुल 100% ऐसे ही है अल्लाह ने बॉडी बनाई है अगर वो असूल फॉलो करेंगे तो वो रिजल्ट लाके मिलते हैं और ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी क्लिक से किया है ऐसा तो नहीं होगा अगर जो 15-20 साल लगाए हैं रजिस्टर पैदा करने में तो 8-10 महीने कम से कम उसको देने चाहिए फिर वो ग्रेजुअल प्रोसेस पर ये अपने को रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इंसुलिन कम करें इंसुलिन होगी शुगर से कम होगी और शुगर कार्बोहाइड्रेट से आती है तो ये देखिए इसमें ये हर रोज़ हमारी 4000 मिलीग्राम रिक्वायरमेंट है और 3000 मिलीग्राम जो है ये बॉडी खुद बना रही है सारे सेल्स बना रहे होते हैं लिवर बनाता है और ब्रेन बनाता है ये सारे मिलके वो 3000 तक बना देते हैं इट मीन्स कि 75% जो है कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट बॉडी खुद पूरी कर रही है सिर्फ 25% हमें बाहर से कहती है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल दे दो हम वो भी नहीं देते और जब नहीं देते हैं तो उसका सारे लोड लिवर पे दो बाकी चीज़ों पे तो ये है जो कोलेस्ट्रॉल को देना है 25% ज़्यादा दे देंगे तो लिवर उतना ये इसकी अहमियत है जी और इसमें एक पॉइंट और भी आ जाता है इंसानी जिस्म जो है अल्लाह ताला ने बहुत ही साइंटिफिक बेसिस पे बहुत ही लॉजिकल बनाया हुआ है इतना सेफ सिस्टम है कि अगेंस्ट कभी कोई चीज़ पैदा नहीं करेगा नेवर अनलेस कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई है उसमें होता है कि नॉर्मल फंक्शन में कभी अपने अगेंस्ट पैदा नहीं करता तो ये कोलेस्ट्रॉल बना रहा है खुद बना रहा है तो इसका मतलब है कि ये कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ नहीं इसके ऑपोजिट जो है कार्बोहाइड्रेट वो कहीं नहीं बॉडी जैसे भी उन्होंने बताया वो प्लांट्स के अंदर आपको स्टार्च मिलेगा कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे इंसान के अंदर नहीं है इंसान तो बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स खाता भी है तो विद इन 10 मिनट उसको कन्वर्ट कर देता है ना बनाता है ना स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट ये इसकी एडवांटेज जी हाँ जी सर अगर डाइट जो है 100% कार्बोहाइड्रेट फ्री कर दें तो उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे बॉडी के लिए बहुत कम है साइड इफेक्ट्स तो होने नहीं असल में क्या किया आपने एक सोर्स ऑफ एनर्जी ख़त्म किया अगर बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देते हैं तो बॉडी में ही खड़ी है सोर्स ऑफ एनर्जी के एंगल से वो खत्म और एडवांटेज ये है कि उसके बेताजा नुकसान तो उससे बचेगा पर ये इसकी अहमियत थी मैंने बयान की है अब रिसर्च क्या कहती है ये लोग जो इस पर चले हैं वो क्या कहते हैं एक रिसर्च बड़ी दिलचस्प रिसर्च है ये मैंने ली है PubMed.gov ये बहुत बड़ी वेबसाइट है अमेरिका की और बड़ी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है जितनी भी मेडिकल रिसर्चेज आती हैं वो यहाँ पब्लिश होती हैं जो ऑथेंटिक होती हैं
जो यहाँ पब्लिश हो जाए उसका फिर चैलेंज लेनी पड़ता है। यहाँ से मैंने एक रिसर्च ली है, लीजन 85+ स्टडी है। लीजन जो है ये हॉलैंड में एक शहर है, वहाँ पे स्टडी कैरी आउट की गई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है और बताती है कितनी डेप्थ होते हैं इनके रिसर्च में। इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे 85 ईयर्स के लोग जो थे या इससे ऊपर के लोग जो थे उनको इकट्ठा किया, बाबियाँ सारे जमा किए, और ह्यूमन सैंपल कोई छोटा नहीं था, 100-200 नहीं थे बल्कि 700+ लोग थे। और स्टडी भी ऐसी नहीं कि 6 महीने साल की हो, 10 साल तक उनको स्टडी की। अब जस्ट इमेजिन कि 10 साल तक स्टडी हो रही है, इतने लोग सारे अखराजात बर्दाश्त किए जा रहे हैं और वहाँ पे फिर उसके रिजल्ट से 1986 से 1996 ये डाटा जो था 85+ सारे जिंदा रहे सर 10 साल तक। ये आगे आएगा। यही तो उन्होंने देखा था। नहीं जी, ये सबसे पहली बड़ी बात है कि वो कोऑपरेटिव में सब लोग उन्होंने वॉलंटियर किया, और सर मकसद क्या था कि कोलेस्ट्रॉल के इफेक्ट देखे जाए मोर्टेलिटी के ऊपर, क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो आपने बात की है कि इनमें से कितने ज़िंदा रहे, ऑल कॉज मोर्टेलिटी जो है 10 सालों के बाद 95% लोग वो जिनका कोलेस्ट्रॉल लो रखा गया था उनकी डेथ हो गई। सॉरी, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इन 700 से ज़्यादा लोग थे, वो क्या किया इन्होंने, ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। ये सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट, पहले पेशेंट्स को ज़्यादातर इन्होंने दवाइयाँ देते रहे और उन्हें 200 से नीचे कोलेस्ट्रॉल रखा। दूसरे ग्रुप को बड़ी मॉडरेट सी दवाइयाँ दी और 200 से 250 कोलेस्ट्रॉल रखा। और तीसरा ग्रुप जो था उसको बहुत ही कम दवाइयाँ दी नहीं और 250+ उसका कोलेस्ट्रॉल। इन पे क्या हुआ कि 10 ईयर्स के बाद जो 95% लोग उस ग्रुप में से जिनका लो कोलेस्ट्रॉल रखा गया था उनकी डेथ होगी, और जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल रहने दिया गया था उनमें 81% डिफरेंस है, मोर देन 10% फर्क है। ऐसे उन्होंने देखा कैंसर में कितने लोग होंगे, तो कैंसर जो बताते हैं कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि माइंड को जरासीम आ गया, कोई वायरस आ गया। कैंसर अपनी बीमारी को, पैदा की बीमारी को, उसकी बिगड़ी शक्ल, तो बाहर इनमें से लोग जो है कैंसर में कन्वर्ट हुए 21% और इसमें 14% कन्वर्ट हुआ, इससे 50% डाटा ज़्यादा है। इसमें कितने लोग हैं जो सांस की बीमारियों में चले गए, 21% और 7%, इसके तकरीबन 3 टाइम ज़्यादा, 300% ज़्यादा है है। तो लो कोलेस्ट्रॉल जिनका रखा गया ज़बरदस्ती दवाइयों से वो नुकसान में रहते हैं, मुख्य बीमारियाँ। ब्लड प्रेशर में कितने कन्वर्ट हुए, 54% एंड 28%, ऑलमोस्ट डबल है। स्ट्रोक क्या चीज़ होती है, बताना चाहेंगे जी? सन स्ट्रोक आम मतलब है, लेकिन ये फादर जी किसी भी चीज़ का लगना, हाँ जी किसी चीज़ के, लेकिन मेडिकल दर में ये जो है वो फॉलेज को कहते हैं, राशा दर्द होने जैसे है। ये बेसिकली फॉलेज है, होता है कि ब्रेन के जो है ना ब्लड वेसल्स बड़ी बारीक होती है, वहाँ किसी वजह से कोई क्लॉट आ जाए तो ब्लड जो जा रहा है अगली तरफ या तो पार्शल पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, तो ब्रेन का हिस्सा बड़ा सेंसिटिव होता है ब्लड के लिए, तो वो जो अगला हिस्सा है वो डेड हो जाता है। वो हिस्सा बॉडी के जिस साइड को कवर कर रहा है, राइट को कवर कर रहा है तो राइट को फॉलो करेगा, लेफ्ट को कवर कर रहा है तो लेफ्ट को फॉलो करेगा। तो ये स्ट्रोक वाले पेशेंट्स हैं, और ये देख लो वो 50% लोग उसके जिनका लो कोलेस्ट्रॉल रखने की कोशिश की गई थी, इसमें कन्वर्ट हुए और 2%। और ये अंडरस्टैंडेबल है कि पहले हम बात कर चुके हैं, ब्रेन को बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल चाहिए। ऐसी CAD करोनरी आर्टरी डिजीज़ जो आजकल बाईपास और स्टंट डालने वाला मामला है, उस पर कितने लोग कन्वर्ट हुए। जिनका कोलेस्ट्रॉल लो रखने की कोशिश की गई थी उसमें 40%, और जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहने दिया गया था उसमें 11%। तो बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि अभी तक समझाया जाता है, बताया जाता है, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये चीज़ है जो कि बाईपास में और इसमें भी है। बाईपास और ये जो स्टेंट डालना है, ये बताते खुद एक अच्छा प्रोसीजर है, एमरजेंसी प्रोसीजर है। पेशेंट यदि ख़ास हद तक चला गया है कि अब हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, हार्ट डैमेज होने का, हार्ट फेल होने का खतरा है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कहते हैं अच्छा जी आपकी ब्लड वेसल जो है ये तंग हो गई है, तो हम इसके अंदर स्टंट डाल देते हैं, खोल देते हैं। स्टंट डाल दिया तो ब्लड फ्लो नॉर्मल होता है। अगर बहुत ज़्यादा तंग हो गई है, कहते हैं इसको हम
बंद कर देते हैं, उसके बजाय नई एक ब्लड वेसल डाल देते हैं, उसको बाईपास है। ये दोनों टेस्ट, दोनों प्रोसीजर बहुत अच्छे हैं, पेशेंट की हेल्प होती है इसके अंदर से निकाला जाता है। लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, वो ये कि पेशेंट को ये नहीं बताया जाता इसके बाद कि भाई हमने तुम्हारा कोई इलाज नहीं किया, हमने सिर्फ तुम्हें इमरजेंसी से निकाला है, ब्लड वेसल ब्लॉक हुई थी, ब्लड वेसल क्यों ब्लॉक हुई थी उस क्यों का हमने कोई रेक्टिफाई वजह नहीं की। उस ब्लड के अंदर जो प्रॉब्लम थे उसकी वजह से दोबारा फिर नई को ब्लड वेसल ब्लॉक होने का अंदेशा होता है, और जो कहते हैं कि दोबारा होगा तो फिर आइएगा फिर प्रयास करना। इस तरह ये प्रोसेस ऐसे जारी रहता है, तो बेसिक रूट कॉज इसका नहीं होती। बहरहाल ये था इसलिए कि कंसर्न सवाल है, तो कहा जाता है जो ये हम कहते हैं ना फैट की मिलाई बिल्कुल, तो उससे फैटनेस होती है तो उससे लेवल पर उससे हार्ट अटैक होता है, इससे ये इसकी गलती। अगर आप तो कार्बोहाइड्रेट के साथ खा रहे हैं, जिसने उठा के इंसुलिन आना है, इंसुलिन आके फैट डिपॉजिट करनी है, इंसुलिन है जो उसको डिपॉजिट करनी है, तो फिर तो ये सही है। लेकिन अब इंसुलिन का रास्ता पहले रोक दिया है, वो नहीं है, तो ये बहुत बेनिफिशियल है, बॉडी की बेतहाशा रिक्वायरमेंट्स में से पूरी कर देता है। ये आगे आ रहे हैं। एक जी सक्सेस स्टोरी है जावेद चौधरी के हवाले से। मैं खुद डायबिटीज़ का शिकार हूँ, फायदा नहीं हुआ, फिर मैं इंसुलिन लगाता रहा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और अब मैंने सिर्फ फूड डिसिप्लिन चेंज करके अपने आप को फिट कर लिया। मैं अगर अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स आपके सामने रखूँ तो आप हैरान रह जाएंगे कि कोई भी ऐसा नेगेटिव साइन नहीं है जो किसी बीमारी को इंडिकेट करता हो। ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला जब चाहेगा हमें बुला लेगा, लेकिन जितना अरसा उसने हमें तौफीक दी हुई है उस तौफीक में इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो कोई ऐसी गलती ना करे कि जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी अज़ाब का शिकार हो जाए। तो रोज़ अल्लाह ताला से मदद भी मांगते रहते हैं, और उसके साथ साथ जो अल्लाह ताला ने हलाल और पाक चीज़ें दी हैं उनको खा के हम अपने आप को सेहतमंद भी कर रहे हैं। बेहतरीन खुराक वो है जिसमें फैट और जी इस पर एक वार्निंग है, जिन्होंने कहा कि वो अहम है, तो इसको एक दफ़ा बोल के एकदम से स्टार्ट नहीं कर देना है, बहुत मोहतात रहने से। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एट ऑल कि आप इससे स्टार्ट करें, इससे यूज टू नहीं। जैसे हम तो कार्बोहाइड्रेट से हटा के फ्यूल के ऊपर लेकर आएंगे, बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, परेशान हो जाएगा, उसकी वजह से वो कहीं रिएक्ट करेगा बॉडी को, रिएक्ट। इसलिए ये पूरे इसके दौरान जो है जो चेंजेस आती हैं, मतलब मोशनर लगते हैं, बुखार है, तो केमिकल मेडिसिन नहीं यूज करें, तभी आप बचेंगे, उतना बेहतर है। साइड इफेक्ट से बेहतर रहेगा, लिवर बेहतर रहेगा, आपका लिवर डैमेज नहीं होगा। हमारे जो ऑफर्स भी हैं, यही काम है, इसमें आप लोग अपना हिस्सा जरूर डालें। पहला तो ये है कि कुर्सियों की तादाद बढ़ती चली गई, लोग नॉर्मल की बजाय कुर्सियों की ज़्यादा आते चले जा रहे हैं, तो उनके लिए हमारी स्पेशल ऑफर है। और मेरे लोग जो है तो उनके अपना जो केसेस हैं तो लोग फॉरवर्ड करें। ये हमारा सेमिनार एवरी थर्सडे या ऑल्टरनेट थर्सडे होता है, ये फ्री सेमिनार है, इसमें लोगों को बुलाते हैं और ये इसी तरह का अवेयरनेस देते हैं कि आप आएँ और समझें कि किधर खड़े हैं हम लोग, सेहत कैसे हासिल करें। ब्लॉक में 133G अच्छा, यहाँ पर एवरी थर्सडे पहले रखा था, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स है, इसलिए ऑल्टरनेट थर्सडे होगी 133G। महाराज जी ये चीज़ हम बात कर रहे थे तो हम सरप्राइज़ कर रहे हैं कि ये बीमारियाँ मुख्तलिफ हैं, तो मुख्तलिफ बीमारी से मत भागें, इनके अंडरलाइन कॉज इंसुलिन और मायूस भी ना हो, इससे निकल आएंगे। इसके अंदर यूरिक एसिड भी आपको मिल जाएगा, जो बात कर रहे करते हैं सेमिनार, ये आप अपनी वेबसाइट पर डालते हैं या वहाँ ही आना पड़ता है? लाहौर के लोग तो जाते हुए हैं, तो जो इंटरेक्शन से बात समझ आती है, यूट्यूब पे पढ़े हैं, लेकिन वो उसको बात कोई नहीं आप प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब पे या? हाँ यूट्यूब पे है, चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं। जो सब्रीज की बनती है कि मिनिमाइज कार्बोहाइड्रेट 5 to 10%, जब कह रहे हैं जीरो करते हैं तो बताना जी कि अच्छी से कैसे आते लोगों ने कहा ये मुख्य बीमारियाँ हैं, इनको बीमारियाँ ख़त्म कर देंगे, अच्छी से छूट जाएगी। बीमारियाँ ख़त्म करने के लिए जो बात की कि इसमें रजिस्टर जो है मेरा ख्याल है कि आज का जो ये सेमिनार था ये हमारे इस फोरम पे काइंड ऑफ गिफ्ट था जो हम सबको मिला। इसमें इतनी एजुकेशन थी, इतनी अवेयरनेस थी, और मुझे महसूस हो रहा था कि सर शाहद रशीद साहब पहले फाइटर पायलट थे दुश्मन के खिलाफ, और आज भी अगर वो फिर भी वो फाइटर ही है, लेकिन वो बीमारियों के खिलाफ। और इसमें एक और बड़ी अच्छी ज़बरदस्त कंक्लूजन निकली कि आज तक हमारे जो भी हमारे ख्यालात हैं, हमने जो आज तक अपने जहनों की थ्योरी बिल्ड की हुई है या बिल्ड करने माशरे में, या जो भी
سلسلہ تھا وہ میڈیکیشن سے یا ایسے، وہ انٹائرلی سر نے چینج کیا اور اس کے اندر ایک ہوپ بھی نظر آئی. جس فیٹ سے، جس دودھ سے، جس مکھن سے، جس گھی سے، جس انڈوں سے، جو چونکہ دیسی جتنی بھی ایک روایتی ہماری خوراک تھی اور جو ہمارے بڑے اون بھی کرتے تھے اور بڑا پراؤڈ سے وہ کہتے تھے، آج بڑے عرصے کے بعد جدید تحقیق کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ لاجیکل ہے اور وہ صحت مند ہے اور وہ ہمارا فیوچر اور یہ کنٹریبیوشن ہے آج کا. میں سمجھتا ہوں یہ کنٹریبیوشن ہے اور آج کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں سر پہلی دفعہ ہماری یہ اصل صحت کی تعلیم شروع ہوئی. سمجھتا ہوں پاکستان میں قومی صحت کا جو مسئلہ ہے اس پہ صحیح آج تک توجہ نہیں دی گئی. پوری قوم کی صحت کا خیال ہونا چاہیے. عوام ہمارے ایک تو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، بیماریوں، بے روزگاری اور بہت ان کے مسائل. تو مسائل پہ کام کرنا اور مسائل کا حل تلاش کرنا اور دینا اور اس پہ غور و فکر کرنا، یہ تمام سیاسی جماعتوں کا کام ہونا چاہیے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اپنے تھنک ٹینکس نہیں ہیں، وہ ایشوز پہ بات ہی نہیں کرتے. وہ اپنے ذاتی جھگڑوں میں اور قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں اور پچھلے 40 سال سے پاکستان کو جو ہے آگے لے جانے کی بجائے پیچھے لے جا رہے ہیں. تو صحت کے بارے میں جو ہے ڈاکٹر صاحب نے آج ڈاکٹر شاہد آف رحمان فاؤنڈیشن، جی ہاں ڈاکٹر شاہد، انہوں نے آج ہمیں جو بات بنیادی بتائی ہے وہ یہ کہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم روٹی اناج کھانے کی بجائے اسے کم کریں اور پروٹینز کی طرف جائیں. پروٹینز میں مہنگی پروٹینز بھی ہیں جیسے گوشت وغیرہ 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 جو ہے وہ بھی، اور دوسرا فیٹ کی طرف جائیں. فیٹ سے مراد ہے دیسی گھی، مکھن اور جو آئلز ہیں، صحت مند آئلز جو ہیں جیسے سرسوں کا تیل ہے، جیسے اولیو آئل ہے، کیا کہیں گے اولیو آئل، ہاں زیتون کا تیل ہے تو، اور کوکونٹ آئل ہے. ان میں زیادہ صحت ہے. جو موجودہ پوری قوم کو دیے جا رہے ہیں یہ کیمیکل سے بھرپور یہ جتنے آئلز ہیں یہ سب نقصان دہ. افسوس ہماری قوم کی خوراک بھی نہ پانی آج تک صاف دیا جا سکا اور نہ صحیح خوراک اس قوم کو مہیا کی جا سکی.